हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग के प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उसके कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे। लर्निंग कौन कौन से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और अधिगम को पढ़ते हैं पहले और सारे डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए। और ये सेट सी-टेट सभी ऑल एग्जाम में आता है और सी-टेट के लिए और टेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ाएंगे आज। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों सिचुएशन से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन बिहेवियर चेंज करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अधिगम उसे कहते हैं जो सीखना, लर्निंग जो सीखते हैं हम, जैसे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं हम, घर परिवार से सीखते हैं, परिस्थितियों के अनुसार सीखते हैं। जैसे घर में जैसा व्यवहार होता है वैसे सीखते हैं, समाज में जैसा व्यवहार होता है वैसे सीखते हैं। तो अधिगम क्या है, लर्निंग ये एक प्रक्रिया परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन है जो हम सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। परिवार, समाज, घर पर सबसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस क्या है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि अधिगम कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, कभी कुछ। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक सोशल प्रोसेस है। क्या है? सामाजिक और सोशल प्रोसेस है। समाज और सामाजिक क्रिया है जो समाज की का एक भाग है। हम किसी से स्कूल से सीख रहे हैं, घर से, परिवार से जिससे सीखे, वो एक समाज का एक भाग होता है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। वातावरण के अनुसार हम जो बच्चा खुद को ढाल लेते हैं वो क्या कहते हैं, उसे अनुकूलन कहा जाता है। सीखना एक मानसिक मेंटल प्रोसेस है जिससे लर्निंग की एक्टिव इंगेजमेंट की जरूरत होती है। लर्निंग में क्या है, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम मन लगा के एक्टिव होके पढ़ेंगे या पढ़ाएं तो ही हम सीख पाएंगे, और ना कि अगर मन नहीं लगा होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, ना सीख पाएंगे। तो क्या है, एक्टिव इंगेजमेंट की जरूरत होती है। लर्निंग एक मानसिक मेंटल प्रोसेस है जिसके लर्निंग की एक्टिव इंगेजमेंट की जरूरत होती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक रेखीय लाइनर तरीके से नहीं होता, जबकि ज्यादा कभी कम हो जाता है। क्योंकि अधिगम जो होता है, जैसे अधिगम कभी हम ज्यादा सीखते हैं, फिर नीचे ग्राफ आता है, कभी थोड़ा सीखते हैं, कभी आज ज्यादा सीखा, कल आज ज्यादा पढ़ा। जैसे बच्चा कभी थोड़ा पढ़ेगा, कल फिर डाउन हो जाएगा थोड़ा, फिर आगे फिर बढ़ेगा, फिर कम। इस तरह से लर्निंग जो है चलती रहती है। एक रेखीय मतलब सीधी नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। ये भी एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एरर, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन होना प्रासंगिक रिलेवेंट है। अधिगम में प्रोसेस में जैसे मिस्टेक, जैसे गलतियां होती हैं और मिस्टेक होती हैं, ये होती रहती हैं, तो ये इसका एक पार्ट है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भाग है। किसका? एक लर्निंग का भाग है, टीचिंग भी, जिसमें अधिगमकर्ता के चिंतन प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स बच्चों और वयस्कों में एडल्ट्स के चिंतन से गुणात्मक, भिन्नात्मक, क्वालिटी डिफरेंट को भी बताती है। क्या? डिफरेंट को भी बताती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? स्टूडेंट से रिलेटेड करते हैं, टीचर से रिलेटेड करते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये 3 प्रकार के जो कारक होते हैं वो अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट से रिलेटेड कौन से कारक होते हैं? फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। इसके लिए फिजिकली के लिए भी सरकार की कई योजनाएं चलाई गई हैं और मेंटली रूप से तैयार होने के लिए भी कई योजना चलाई गई हैं। पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटेलिजेंस लेवल, मेंटल एबिलिटी, बच्चे का जितना इंटेलिजेंस लेवल हो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ज़्यादा पढ़ा दिया तो बच्चे को क्या समझ में आएगा, जितना लेवल है उसका, IQ लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए।
मोटिवेशनल लेवल, बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करना चाहिए, ये भी इसका एक प्रभावित करने वाला कारक है। इमोशनल, ये संवेग, पॉजिटिव इमोशंस, आशा, होप, हर्ष, जॉय, निगेटिव इमोशंस, डर, फियर, चिंता, बोरियत, कल्चरल कंटेंट, संस्कृति, संदर्भ, ये सब क्या है, इसी का एक पार्ट होते हैं। जो पॉजिटिव होती हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे आशा और होप यानी कि हर्ष, जो अगर बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी कोई भी चीज़ होती है, पॉजिटिव करेंगे हम किसी के साथ में, बच्चे के साथ में, जैसे उससे कहेंगे आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और उसे खुशी होगी उस चीज़ से, तो वो अच्छे से सीखेगा, अच्छे से करेगा। निगेटिविटी क्या होती है, जैसे बच्चे के अंदर डर हो जाता है, चिंता हो जाती है, बच्चा पढ़ने में बोरियत महसूस करता है, डर और चिंता हो जाता है, वो क्या है, निगेटिव इमोशंस होते हैं। कल्चरल कंटेंट, सांस्कृतिक संदर्भ। नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। टीचर से रिलेटेड कौन से होते हैं, विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज होना। टीचर से रिलेटेड क्या है, सब टीचर को पढ़ाने से, बच्चों को पढ़ाने की उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होना चाहिए, बाल केंद्रित पर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए टीचर का, कि एक सेंटर होना चाहिए। एक्टिव एंड इंटरेस्टेड होना चाहिए, कि बच्चा भी एक्टिव हो और टीचर भी एक्टिव हो और इंटरेस्ट हो टीचर का पढ़ाने में, बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट हो। गुड टीचिंग, गुड अच्छे मेथड होने चाहिए टीचर के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। पेडागोजिकल अप्रोच, शिक्षा शास्त्रीय उपागम होना चाहिए, पेडागोजी अप्रोच होना चाहिए। एनवायरनमेंट से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कारक, वो जान लेते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। आसपास के क्लास का भी अच्छा होना चाहिए। सहयोग, कोलैबोरेटिव और सभी चीज़ क्या होनी चाहिए, सकारात्मक, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल अच्छा होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से सब कुछ करेगा। क्लासरूम का होगा तो बच्चे के अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और उसमें से बच्चा अच्छे से बढ़ेगा। और फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली से ही बच्चा सीखता है। शुरू में तो बच्चा फैमिली से सीखता है। अगर फैमिली में लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, गुड मैनर्स होते हैं, तो बच्चे के अंदर भी आते हैं। तो इसलिए ये जो है फैमिली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, प्रभावित करने वाला अधिगम का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। स्कूल में अधिगम से परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों ज्ञानों का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। कौशलों पर ज्ञान पे क्या है, अधिक बल देना चाहिए बच्चों की एक्टिविटी वगैरह पे। दूसरा है सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित या इंकरेज होना चाहिए। अधिगम प्रोत्साहित करना, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम क्या, सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। कैसा होता, स्व निर्देशित भी। अधिगम जो होता है सार्थक और प्रभावशाली तो होता ही है, लेकिन ये मुख्यतः स्व निर्देशित भी होना चाहिए। जैसे बच्चे को कुछ अपनी तरफ से ही भी एक्टिविटी करनी चाहिए, बच्चे टीचर्स को भी कहना चाहिए कि कुछ अपने तरफ से बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, और कुछ एक्टिविटी बच्चों को अपने तरफ से यानी कि स्व निर्देशित करनी चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग से विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया भी शामिल है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। खुद करके सीखता है बच्चा कैसे क्या करके सीखता है, बच्चा खुद करके सीखता है। जो बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा होता है और स्कूल में जाते हैं, तो बच्चा जो खुद करके सीखता है वो ज्यादा अच्छे से उसे लर्निंग होती है उसकी। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल किसी दूसरे, अधिगम और स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग
को पढ़ते हैं। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इसके 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसे डिटेल में पढ़ते हैं, बताते हैं। स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे धनात्मक वो होते हैं, जैसे कोई बच्चा है सीडीपी पढ़ रहा है तो उसके लिए टेड और सीटेड और सुपर टेड या केवीएस में जो उसके लिए ये हेल्प करेगा आगे, मतलब प्लस हो जाएगा। ये जो ज्ञान है एक सब्जेक्ट के एक पेपर के लिए पढ़ा हुआ दूसरे के भी काम में आ जाएगा, तो ये धनात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण ये होता है, जैसे सीडीपी पढ़ा, ऋणात्मक स्थानांतरण नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उसे कहते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा, ऋणात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने सीडीपी पढ़ा, सीडीपी पढ़ने के बाद में आप बैंक की या अदर जॉब के लिए गए, वीडियो या किसी की जॉब के लिए गए और पेपर दिया, तो ये आपका जो ज्ञान था वहाँ काम नहीं आया, तो ये क्या हो गया? ये ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। शून्य स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण का मतलब ये होता है, चाहे आपका सीखा हुआ ज्ञान इसमें से किसी भी जगह पे आपकी हेल्प ना करे, जो आपका सीखा हुआ सीडीपी का था ना, आप किसी भी जगह पे आपकी हेल्प ना करे, वो क्या होता है? शून्य स्थानांतरण होता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। आई होप आप सीख गए, पता चल गया होगा स्थानांतरण के प्रकार किसे कहते हैं। अगर सीख गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम या अक्षमता कहते हैं। जो सीखने की क्षमता योग्यता में जो कमी आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम की अक्षमता या डिसेबिलिटी कहते हैं। तो हम जानते हैं इसे डिटेल में, ये क्या क्या होती हैं। डिस्क्रेसिया, इसमें जो होती है रीडिंग से संबंधित, जब बच्चा नहीं पा रहा है तथा उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जब बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, डिस्लेक्सिया, तो ये क्या है? डिस्लेक्सिया इसका किसका विकार है? ये डिस्लेक्सिया का विकार है, जब उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से ही संबंध आ जाता, पता चल जाता है कि लिखने से संबंधित, अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है, जब बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ग्राफिया का मतलब लिखना, तो वो ये किसका विकार है? डिस्ग्राफिया का विकार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से ही समझ में आता है कि गणित से संबंधित विकार है। गणित से संबंधित अगर बच्चा सही से गणित का प्रश्न नहीं कर पा रहा है, तो गणित से संबंधित जब भी कोई आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिसमोर्फिया, शारीरिक भ्रम वाली स्थिति, बच्चे में मोर और मुर्गा देखा, उसकी शारीरिक बनावट देखकर एक जैसा लगा, बच्चा भ्रम में आ गया कि ये उसका क्या है? एक उदाहरण है। जैसे डिसमोर्फिया का उसे कहते हैं जैसे बच्चा भ्रम में आ गया, जैसे मोर देखा, मुर्गा देखा, उसकी बनावट एक जैसी देखी, तो बच्चा समझ में नहीं आ रहा कि ये मोर मुर्गा ये है क्या चीज, मतलब भ्रमित हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? भ्रम वाली चीजों को क्या कहते हैं? डिसमोर्फिया कहते हैं। डिस्फेसिया, ये भाषा लैंग्वेज से के विकार में बच्चा भाषा से समझे। डिस्प्रेसिया, शारीरिक कौशल मोटर स्किल से जो संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो बच्चे में जो विकार होता है, जो बच्चा समझ नहीं पाता है, डिस्प्रेसिया इसे कहते हैं। जैसे बच्चा मोटर स्किल से संबंधित बच्चा है, बच्चे को पेन फेंकेंगे, छोटा बच्चा है, उसे पेन फेंकेंगे, वो सही से पकड़ नहीं पाएगा या फिर कैसे नहीं कर पाएगा, तो ये विकार जो होता है, इस तरह का विकार होता है, डिस्प्रेसिया होता है। डिस्थेमिया, तनाव से जो तनाव से संबंधित बच्चा होता है, जो कोई भी जो चीज तनाव से होती है, संबंधित होती है, वो डिस्थेमिया होती, उसका विकार होता है, तो ये डिस्थेमिया का होता है। RPWD एक्ट सन 2016 में दिव्यांग बच्चों का ये एक एक्ट है। इसमें बच्चों की संख्या क्या है? 21 है। सन 2016 के हिसाब से कितनी है? 21 है। इसके द्वारा
सुझाई गई युक्तियाँ क्या हैं? सुझाई गई युक्तियों को हम जानते हैं। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना। जीवन से सभी क्षेत्र में समानता। बच्चे के लिए जो क्या होते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए समानता का भेदभाव होना चाहिए। 5 साल के बच्चे, 5 साल बाद बच्चों का क्या होगा, सर्वे होगा। बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना। बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना। एग्जाम पेपर को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना। एग्जाम पेपर के लिए क्या है, एक्स्ट्रा टाइम देना दिव्यांग बच्चों के लिए। लिपिक सब्सक्राइब की सुविधा करना। स्वालीन आत्मकेंद्रित दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर एस्टिज्म कहलाता है। आत्मकेंद्रित क्या कहलाता है, आत्मकेंद्रित कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशंस में चुनौतियों का कारण बनती है। क्या बनती है, चुनौतियों का कारण बनती है। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे अपनी खुद की लिखी हुई भी राइटिंग के कुछ अक्षर समझ में नहीं आते हैं, तो आप जरा कंफ्यूज मत होना, बस देख लेना, समझ लेना। गामक गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मुश्किल्स का सही तरीके से नहीं चलना या फिर संबंधित, जैसे कूदना, हाथ में वस्तुओं न पकड़ना अक्षमता कहलाती है। जैसे बच्चे का, किसी का जो शरीर, उसकी मांसपेशियां हैं जो सही से नहीं चलती हैं, जैसे सही से पकड़ नहीं पाना पेन को, किसी चीज को, कॉपी को, तो ये क्या होती है, गामा गतिमान है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। जो बच्चे सही से नहीं चल पाते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन्हें जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, लोकोमोटर स्किल डिसेबिलिटी कहलाती है। बस इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे।